सवाल उठ रहा है कि इंतजामिया जिस तरीके से क्रैकडाउन कर रही है तहरीक इंसाफ पर, जिस तरीके से रोज़ाना हेडलाइंस बन रही हैं, उससे तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है या इलेक्शन में फ़ायदा ही होने वाला है? अदालतों के फैसलों के आगे कब तक इंतजामिया खड़ी हो सकती है? हमारे साथ सीनियर साहब तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, मुनीर फारूक साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ज़ाहिर है आपने तारीख में देखा है कि सियासतदानों पर क्रैकडाउन हुआ है, सियासी जमातों पर क्रैकडाउन हुआ है, मगर तारीख में यह भी हुआ है कि अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली है और फिर इस तरीके से क्रैकडाउन हुआ है। अब हमें नज़र आता है कि बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन का शिकार है तहरीक इंसाफ, मगर साथ में नज़र आता है कि अदलिया से उनको रिलीफ भी मिल रहा है। 3 MPO के ऑर्डर हों वो स्ट्राइक डाउन हो जाते हैं, जमानतें सुप्रीम कोर्ट से मिल जाती हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का सुप्रीम कोर्ट मुतालबा सुनती नजर आती है, हाई कोर्ट मुतालबे सुनती नजर आती हैं। तो 2018 में जो एक गठजोड़ था इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का, जिसके साथ हमने देखा कि बाकायदा मैनेजमेंट हुई इमरान खान साहब को लाने की और नवाज शरीफ साहब को बाहर करने की, आपके ख्याल में वो मुमकिन हो पाएगा जिस तरीके से अदलिया फैसले दे रही हैं? क्या इंतजामिया वो कर पाएगी जो वो करना चाह रही है? देखें, जो उस वक्त का मंजर था वो तो अब नज़र नहीं आता, और अदलिया जो है वो भी मोहतात है, उसको भी अपने इमेज का ख्याल है, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आकर तो मंजर बिल्कुल तब्दील कर दिया है। तो मेरा ख्याल कि अब अदलिया से ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी होगी और हाँ में हाँ मिलाएगी और जो कहा जाएगा वो कर गुजरेगी। तो ये अच्छी खबर भी है और इंसाफ होना चाहिए, और जो अदारे हैं उनसे मायूस नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ जो है वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, हमारी जमात है, हमारे भाई बंद उसमें शरीक हैं, उसको भी अगर उसकी सुनवाई होती है तो ये अच्छी खबर है, इससे हमारा सिस्टम मुस्तहकम होगा। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ये समझे कि वो अंधाधुंध उसको सपोर्ट मिलेगी और उसके हर मामले में उसको अदालत रिलीफ देती चली आएगी, तो ये भी मुमकिन नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है उसमें तहरीक इंसाफ की बहुत सी हमाकतों का भी दखल है। अगर वो हमाकतें ना होती तो ये मंजर मुख्तलिफ होता आज। लेकिन बहरहाल अब जो भी सूरत हाल है उसे पूरी संजीदगी के साथ और पूरे इस्तक़लाल के साथ इस सूरत हाल से गुज़रना है और इसका मुकाबला करना है। मेरा ख्याल सिंबल की बहाली के बाद तो उसके लिए एक बड़ा रास्ता साफ़ हो गया है। वो अपने कैंडिडेट्स जो है मैदान में उतार सकती है, और हमने देखा है कि नॉमिनेशन पेपर जो है वो दाखिल हुए हैं और उनकी स्क्रूटनी भी हो रही है। और जो कहा जा रहा था कि जनाब नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल नहीं हो पा रहे, लोग पकड़े जा रहे हैं, एक हाहाकार मची हुई थी, तो अमली तौर पर हम देख रहे हैं कि उसके कोई ज़्यादा अच्छे यानी नताइज नहीं हैं या असरात नहीं हैं, या जो कहा जा रहा था शायद उसके मुताबिक ग्राउंड पे सूरत हाल नहीं थी। और तहरीक इंसाफ के जो अक्सर व बेशतर उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, और अभी तक उसने कोई ऐसी फहरिस्त जारी नहीं की जिससे मालूम हो सके कि कौन से लोग ऐसे हैं जो अपने कागजात दाखिल करना चाहते थे और वो दाखिल नहीं किए जा सके। और आप बताइएगा मुनीर फारूक साहब, ज़ाहिर जो इदारे क्या सोच रखते हैं इस हवाले से आप मुतादिद खबरें दे चुके हैं जो दुरुस्त साबित हुई, फिर बतौर कानून के तालिब इल्म आप कानून भी समझते हैं, आपको लग रहा है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो, इदारे एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि चीज़ें उस तरीके से मैनेज नहीं हो पा रही हैं इस अदलिया के होते हुए जिस तरह 2018 में हुई थी? शाहजेब साहब, ये तासुर मैं समझता हूँ, बल्कि तासुर भी नहीं, ये तो खैर हकीकत पर मबनी है और ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन जो ज्यादा चौंका देने वाली बात है वो ये है कि पहले एक्सपोज होने से या इदारों की आइडेंटिटी रिवील होने से या रियासत का इंटेंट जाहिर होने से इज्तनाब किया जाता था कि बहुत ज्यादा चीजें ब्लैक एंड व्हाइट पे सामने ना आ जाए या नहीं आनी चाहिए, और एक फसाद सा जरूर होना चाहिए या कम से कम एक पर्दा जरूर रहना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त है वो जितना कट थ्रोट या जितना ब्लेटेंट हम कह सकते हैं वो उतना है, और इसमें जो हो रहा है शामी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हिमाकतों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन शायद अब ये रेलेवेंट रहा ही नहीं है बदकिस्मती से कि कौन सी चीज कानून के मुताबिक है और कौन सी चीज कानून के मुताबिक नहीं है। इलेक्शन का प्रोसेस कितना मुतनाज़ा या कितना गैर मुतनाज़ा होना चाहिए, इलेक्शन के अंदर कंडक्ट सियासी जमातों का या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या होगा,
उसके हवाले से भी अभी क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बेशक अपनी इंटेंट जरूर जाहिर कर रहा है कि वो इलेक्शन करवाना चाहता है और इलेक्शन साफ और शफाफ भी हो, लेकिन मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि इलेक्शन कमीशन के पास को अपनी एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं है, वो हैविली डिपेंडेंट है रियासती मशीनरी के ऊपर। और रियासती मशीनरी हमारे मुल्क में किस हद तक इलेक्शन कमीशन के ताबे हो जाती है, कागजों में तो शायद हो जाए, लेकिन अमली तौर पर तो उसकी ताबेदारी कहीं और होती है, या कम से कम इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं होती। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन की शफाफियत किस तरह से अमल में लाई जा सकती है, पूरा प्रोसेस किस तरह से ट्रांसपेरेंट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो बैगेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमाकतों का, वो इतना बड़ा है कि अब शायद कुछ फर्क भी नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि ये जरूर कहा जाता है, मैं उसको इस तरह इस्तेमाल करूंगा कि इस दफा मिसाला या मिर्च बहुत तेज है माहौल के अंदर, तो उसका जवाब ये मिलता है जो मैं अक्स कर पाया हूं कि भाई इंसैनिटी भी तो उसी लेवल की गई है, और जो यलगार थी रियासत के ऊपर वो भी तो उसी तरह की गई है। तो फिर जैसा मर्ज होगा, जितना तेज मर्ज होगा, उतनी ही कड़वी दवाई दी जाएगी। और मगर शामी साहब, हमने 2018 में देखा कि जब इमरान खान साहब को लाया जा रहा था, नवाज शरीफ साहब को बाहर किया गया, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ था, इमरान खान साहब की बाकायदा मोहब्बत भी थी। जनरल बाजवा साहब जिसका बड़ा इजहार किया करते थे, और सिर्फ जनरल बाजवा साहब में, जनरल फैज़ हमीद में नहीं थी, हमें नजर आया अदलिया के जजेस में भी वो नजर आता था। उसके बावजूद सिस्टम नहीं चल सका, इख्तलाफात हो गए, 3.5 साल चला। अब जबकि जुडिशरी इतनी इंडिपेंडेंट हो, फिर इमरान खान साहब के इख्तलाफात जरूर होंगे इदारों से, मगर ऐसा नहीं है कि इदारे नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत का शिकार हो गए उस तरीके से जिस तरीके से 2018 में इमरान खान की मोहब्बत का शिकार थे। तो सिस्टम चलेगा कैसे अगर नून लीग की हुकूमत या PDM ही की दोबारा हुकूमत आ भी जाती है? देखिए, उससे सबक सीखना चाहिए। हाँ, ये जो अदारे जो थे जब इमरान खान साहब के पीछे खड़े थे, तो ये समझ रहे थे, वो हकीकी तौर पर बहुत से लोग ऐसे थे जिनसे हमारी गुफ्तगू होती थी और समझते वाकई ही कोई बहुत यानी इनकलाब आने वाला है और पाकिस्तान के दुखों का मुदावा होने वाला है, और एक ऐसी लीडरशिप वो कौम को दे रहे हैं जो कि किस्मत बदल के रख देगी। और बदकिस्मती से वो सारे ख्वाब जो हैं वो टूट गए और वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, और जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, और हम उसके बारे में कुछ कहें या ना कहें, बहरहाल हक़ाइक़ तो अपनी जगह मौजूद हैं। तो अब वो तो सारा किस्सा तमाम हो चुका। अब जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसका दावा तो ये है कि वो फरीक नहीं है सियासत में, और उसको हर कीमत पर अपने आप को सियासत से निकालना चाहिए, क्योंकि जब सियासत जो है अदारों में दाखिल होती है तो उसके बहुत यानी ऐसे असरात होते हैं जिसके हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। जब सियासत अदारों में दाखिल हो जाए तो उसको फिर भुगतना पड़ता है पूरी कौम को, पूरे मुल्क को। और पाकिस्तान जो है उसकी ये ज़रूरत है उसके मुस्तक़बिल की, उसकी सालमियत की, कि वो पाकिस्तान की जमहूरियत को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, पाकिस्तान की अदलिया को अपना किरदार अदा करने दिया जाए, और पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है या दफाई अदारे हैं वो यकसुई के साथ अपना काम कर सकें। अब बहुत हो चुका तमाशा, इसे बंद हो जाना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि इसके लिए सियासी जमातें जो हैं वो अपने हिस्से का काम कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने किया नहीं है, और अब भी वो करने पर तैयार नज़र नहीं आती। इसके बावजूद ये सियासत जो है वो सियासतदानों को सपोर्ट करनी चाहिए, और जो भी रिलीफ मिलता है खान साहब को मिले या किसी दूसरे को मिले, उससे किसी को घबराना नहीं चाहिए। हालात जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि आप उनको बांध सकें, अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें या किसी बोतल में बंद कर सकें, उसके बड़े खौफनाक नताइज होंगे। मुनीब, आप बताइएगा कि वो वाला माहौल तो है नहीं कि जिसमें आज तो जनरल बाजवा कहते हैं साफियों को कि डॉन लीग कोई इशू नहीं था। उस वक्त उन्होंने ट्वीट कराया DG ISPR से कि नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड। उस ज़माने में अच्छी भली मईशत को DG ISPR कहते थे कि बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है। फिर इमरान खान के जीतने पर ट्वीट करते थे व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। जनरल बाजवा उनके लिए बाकायदा तौर पर साफियों को बिठा के तारीफ़ें करते थे। वो माहौल तो है नहीं। इख्तलाफा ज़रूर है इमरान खान साहब से, मोहब्बत नहीं है दूसरी तरफ। तो ये चलेगा मामला अगर इस तरीके से पूरा मैनेज करके इलेक्शन हो भी जाता है? शाहजेब साहब, गुजारिश ये है कि मुझे जो लगता है कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं
और इंतखाबात जैसे तैसे भी हों और कोई हुकूमत बन जाती है, चलिए मफरूज़े के तौर पर हम ये कह देते हैं कि मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत बन जाती है, तो मुझे तो कम से कम कोई इतनी ताकतवर हुकूमत वो नजर नहीं आती। वो इतनी ही कंट्रोल्ड हुकूमत होगी जो कि शायद पिछले कुछ अरसे में नजर आई। और कोई भी वज़ीर आज़म, मुझे नहीं लगता, चाहे अगर मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी इलेक्ट हो जाते हैं चौथी दफा वज़ीर आज़म, तो सबसे बड़ा मसला ही शायद मुझे जो लगता है आगे ये पड़ेगा कि मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनका ज़हनी तौर पर एक मोल्ड अपनी जगह मौजूद है, वो असर्ट करने वाले वज़ीर आज़म है, तंगी बर्दाश्त नहीं कर सकते इख्तियारात की, कॉम्प्रोमाइज, जाहिर बात है जब आप इतने ज्यादा बैटल हार्डन हो जाएं तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते। जबकि शहबाज शरीफ साहब का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उनके नाकदीन है वो यही सोच बनाकर बैठे हुए हैं कि अब तो अगर मियां नवाज शरीफ चौथी दफा वज़ीर आज़म बनते हैं और हुकूमत आती है तो फिर इंतजार इस बात का होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के इख्तलाफात इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ कब पैदा होंगे, कब उनका एक दूसरे के टर्फ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे और कब तलखी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग तो इसी हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि निज़ाम जैसा तैसा भी हो लेकिन वो कोई मजबूत निज़ाम नहीं हो सकेगा बदकिस्मती से, और जिस सियासी इस्तेहकाम के हम सारे मुतमन्नी हैं, कम से कम मुझे वो इलेक्शंस के बाद भी फौरी तौर पर नजर नहीं आता। मैं गलत हो सकता हूं और मैं दुआ करता हूं मैं गलत साबित हूं, लेकिन बहसियत एक पाकिस्तानी, बहसियत एक सहाफ़ी, जो इन्फॉर्मेशन और चीज़ें मेरे सामने हैं या जो मामलात सामने हैं, कम से कम मुझे तो कोई इससे इस्तेहकाम की बात नजर नहीं आती।